नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मुर्गियों की घातक बीमारी है रानीखेत। वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके कमाएं अच्छी आय। मुर्गी पालन व्यवसाय में आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही हानि का सबब बन सकती है। मुर्गियों में कई घातक बीमारियों का प्रकोप होता है। ऐसे ही एक बीमारी है रानीखेत। अगर ये बीमारी आपके मुर्गी फार्म में आ गई तो इस पर नियंत्रण पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मुर्गी पालक भाई इस बीमारी को कैसे पहचाने और रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर गिरिराज गोयल। आज हम चर्चा करेंगे मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों, जिनमें बात करते हैं हम रानीखेत बीमारी की। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम न्यूकैसल डिसीज भी है। ये बीमारी विषाणु जनित है। इस बीमारी के आने पर एंटीबायोटिक का भी असर नहीं होता है। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मुर्गियों की सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम वाली बीमारी है। इसके फैलने पर 50% से लेकर 100% तक मृत्यु दर संभावित रहती है। मुर्गी में रानीखेत रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर विषाणु बीमारियों में से एक है। सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने वर्ष 1639 से 40 में उत्तराखंड, भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी विषाणुओं द्वारा फैलती है। वही बता दें कि रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवा, गिनी आदि में देखने को मिलता है। लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि इस बीमारी को आप पहचानेंगे कैसे, इस बीमारी के क्या लक्षण हैं। जब कभी ये बीमारी का प्रकोप होता है तो सर्वप्रथम मुर्गियों में सर्दी और सांस तेज चलना, भूख कम लगना, कभी कभी दस्त लगना, इनकी कलगी का नीला हो जाना और फिर मुर्गियों में पंखों का और पैरों का पैरालिसिस हो जाना, ये प्रमुख लक्षण है। कई बार जब इस बीमारी का जो बहुत ही खतरनाक स्ट्रेन है वो अगर इसमें अटैक करता है आपके फार्म में तो 1 से 2 दिन के अंदर ही मुर्गियों में मृत्यु शुरू हो जाती है और 4 से 5 दिन में मृत्यु दर 100% तक भी पहुंच सकती है। रानीखेत रोग का संचरण पक्षियों में अन्य संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु और उनके दूषित पदार्थ के स्पर्श से फैलता है। इन रोग के लक्षण दिखाई देने के कुछ दिनों बाद पक्षियों की मौत हो जाती है। इस रोग से 30 से 40% तक मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। अभी वर्तमान में जैव सुरक्षा की भी बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि जब कभी बीमारी आती है तो किसी बाह्य स्रोत से ही आती है। तो किसान भाई हमेशा अपने फार्म में किसी भी बाहरी अपरिचित व्यक्ति को ना आने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर फुटपाथ का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है जो फार्म का प्रवेश द्वार है वहाँ पर एक करीब 6 इंच गहरा टैंक बनाएं और उस टैंक में पानी में फिनॉल या कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट डालें, जिससे कि हम जब कभी बाहर से कोई व्यक्ति या कोई वाहन आता है तो उसके
व्यक्ति के जूतों या वाहन के जो पहिए हैं उनका अच्छे से निर्जीवीकरण हो जाए। इसके अलावा मुर्गी पालक कुछ सफाई संबंधी कार्य करने से इस रोग को काफी हद तक रोक सकते हैं, जैसे मुर्गी घर की सफाई, इनक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई आदि। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। अगर ये बीमारी आ जाती है तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम तो बीमारी के आने से रोकने के लिए टीकाकरण 7 दिन की उम्र में, जब चूजा 7 दिन का होता है तो इसमें B1 या F1 नामक इस बीमारी का जो स्ट्रेन का टीका रहता है उसको लगाया जाता है। इसको लगाने की विधि है, मुर्गी के नाक में या आँख में 2 बूंद ये टीके की मात्रा डाली जाती है। फिर 21 दिन की उम्र में लासोटा नामक इसका स्ट्रेन है, उसको पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। इसके उपरांत 56 दिन की उम्र में R2B नामक जो इसका स्ट्रेन है उसको मांस में इंट्रामस्कुलर रूट से मुर्गियों को दिया जाता है और इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है R2B स्ट्रेन की वो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। इसके उपरांत आप नियमित रूप से 2 महीने के अंतराल पर रानीखेत का लासोटा नामक स्ट्रेन को आप इस्तेमाल करिए, पानी में मुर्गियों को दीजिए, जिससे कि आपके फ्लॉक में ये बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि एक विषाणु जनित बीमारी है तो इस विषाणु को रोकथाम तो बहुत हद तक नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसी स्थिति में मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और उनमें द्वितीयक इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए किसान भाइयों को एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ में कुछ जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन ई है और लिवर एक्सट्रैक्ट है, इनका जो प्रिपरेशन है वो उसको पानी में मिलाकर देना चाहिए। एंटीबायोटिक और इम्यूनोमॉड्यूलेटर के प्रयोग के द्वारा इस बीमारी के उपरांत जो द्वितीयक इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया या कई अन्य बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। यह टीकाकरण स्वस्थ पक्षियों में सुबह के समय करना चाहिए और उन्हें रोग से प्रभावित पक्षियों से अलग कर देना चाहिए। वैक्सीन की खुराक हमें पक्षियों की आंख और नाक से देनी चाहिए। अगर मुर्गी फार्म बड़े भाग में किया गया है तो वैक्सीन को पानी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे किसान भाई तो अपने फार्म में इस रानीखेत बीमारी को आने से रोक सकेंगे, जिससे कि आपके आर्थिक हानि कम से कम हो। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। लुधियाना में किराना की दुकान में गैस लीक, अब तक 11 लोगों की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। मन की बात में बोले पीएम मोदी, मन की बात कार्यक्रम मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत। मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मन की बात देश के जन जन की बात। भोपाल में मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आलेख लिखा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी उज्जैन में सुनी मन की बात। हरदा में मंत्री कमल पटेल ने सुनी मन की बात। लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आज, छुट्टी होने के बावजूद जारी है रजिस्ट्रेशन। लाडली बहना योजना के लिए सभी केंद्रों पर कर्मचारियों को सामान्य दिनों की तरह काम करने के निर्देश। देवास में प्लास्टिक के बोरे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग। खरगोन में हैवान बना बेटा, पिता की बेरहमी से की हत्या। जबलपुर में विस्थापितों का आक्रोश, हाईवे पर किया चक्का जाम। भिंड में आकाशीय बिजली गिरने ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट खाद का बहुत बड़ा योगदान है। किसान वर्मी कंपोस्ट खाद अपने स्तर पर आसानी से बना सकते हैं। खेत में उपयोग करने के साथ ही इसे बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से बनाएं वर्मी कंपोस्ट खाद, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। यहाँ पर हम लोग विशेष प्रकार का केंचुआ का प्रयोग करते हैं, जिसमें आइसेनिया फोएटिडा है, पेरोनिक्स एस्केबेटस है और ड्रिलस एवजीनी है। तो इस तरह के कई बहुत ही कारगर केंचुआ के प्रजाति है जो फ्रेश, जो सूखे हुए ये होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनको बेहतर ढंग से खा करके उसको खाद में परिवर्तित कर देता है। इसके लिए उचित वातावरण, उचित जो है सो मतलब कंडीशन जो होता है उसको प्रदान करना पड़ता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें कि सारे सामग्री मतलब बराबर मात्रा में गोबर और बराबर मात्रा में जैसे खरपतवार को पहले इकट्ठा कर लें और एक ऐसे जगह स्थान का चुनाव करें जहाँ पर चींटी, दीमक या अन्य कीड़े मकोड़े न आ सकें। तो उसे या तो एकदम बराबर किया हुआ गीला मिट्टी से, जैसे खलिहान वगैरह बनाते हैं घर में जो लिपते हैं, वैसा करके एक क्यारी नुमा बना देते हैं। 1 मीटर गुने 2 मीटर माने 1 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर लंबाई एक क्यारी नुमा आकार बना देते हैं। ईंटा से घेर के भी बना सकते हैं या फिर थोड़ा मिट्टी को ही ऊंचा करके हल्का करीब आधा बित्ता ऊंचा कर देते हैं और उसको बना देते हैं। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। क्यारियों को तेज धूप, वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस बने से छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, खरपतवार जो है सो एक 15 सेंटीमीटर का ऊंचाई तक डालते हैं। इसके बाद फिर गोबर जो है उसका भी 15 सेंटीमीटर जो है सो ऊंचाई तक जो सो डालते हैं। फिर खरपतवार उसी तरह से 15 सेंटीमीटर और फिर से डालते हैं। तो यही 15-15 सेंटीमीटर के अंतर पर जो है खरपतवार और गोबर का सतह बिछाते आखिरी तक करीब 90 सेंटीमीटर तक, 60 से 90 सेंटीमीटर तक जाते हैं। और बस ध्यान रखा जाता है कि सबसे ऊपरी सतह में गोबर होना चाहिए और गोबर से पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए। ढकने के बाद बीच बीच में छेद बना देते हैं या एक खुरपा से लाइन कर देते हैं। और इसके बाद केंचुआ जो हमारे पास है, हमारे यहाँ पर जो वातावरण है उसके हिसाब से आइसेनिया फोएटिडा जो बहुत ही कारगर है, उसका जो सो 1.5 से 2,000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ऊपर में छोड़ देते हैं धीरे। और इसका ये प्रकृति होता है कि वो धीरे धीरे अंदर के ओर घुस जाता है और धीरे धीरे जो गोबर के साथ साथ खरपतवार जो हमारा डाला हुआ है उसको भी खाना शुरू कर देता है। केंचुआ खाद तैयार होना शुरू हो जाता है, जो हटा करके बीच बीच में देखते हैं। इस बीच में जब सतह बिछा देते हैं तो सबसे ऊपर में बोरा, जो जूट का बोरा ढक देते हैं और बीच बीच में पानी छिड़कते रहते हैं ताकि नमी बरकरार रहे। और नमी इस प्रकार प्रदान करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहने न लगे इधर उधर, बस सूखने से बचाने के लिए किया जाता है। इसको बीच बीच में क्या है कि 15 दिन के अंतर में उठा करके देखते हैं और उलट पलट करते हैं धीरे धीरे। उलटने पलटने के बाद 2 या 3 पलटन के बाद देखते हैं कि केंचुआ का खाद का जो है सो तैयार माल जो है सो प्राप्त होने लगता है। जब केंचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब केंचुआ खाद को बड़े से आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अब हल्का हल्का हटाते हैं, देखते हैं कि भुरभुरा पदार्थ प्राप्त हुआ है कि नहीं। उसका रंग जो है सो काला हो गया होगा। अब इसको धीरे धीरे क्या करते हैं कि चालते हैं।
चाल चाल करके जो है सो एक चलनी तार की जाली होती है, जिसे हम चाल करके एक बहुत बेहतरीन चाय के पत्ती के तरह जो है सो हमको खाद प्राप्त होता है। उसको चालने के बाद अपने बोरे में या कहीं एक साफ सुथरा नमी रहित स्थान पर रख देते हैं। इस खाद का जो है सो कीमत थोड़ा सा अगर बाज़ार से लेते हैं तो 15 से 20 रुपये प्रति किलो के दर से मिलता है, जबकि आप अपने से अगर तैयार करेंगे तो मुश्किल से 5 रुपये प्रति किलो लागत खर्च होगा। एक समूह बना करके तैयार करके बेचते हैं तो उससे 15 से 20 रुपया प्रति किलो के दर से आप आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो है सो करीब 1% से ऊपर जो है सो नाइट्रोजन मिलता है और पोटास भी उसी तरह से 1% से ऊपर मिलता है, और फास्फोरस भी जो है सो सामान्य खाद्य में जो है सो 0.2% के आसपास में होता है, जबकि इसमें 0.5 से लेकर 0.8% तक जो है सो आपको जो है सो फास्फोरस मिल सकता है। तो सामान्यतः जो है सो 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो लाभदायक होगा। अगर सब्जी का फसल है तो उसके पौधे के आसपास में जो सो प्रति पौधे के जड़ के पास जो है सो बाद में भी 1 सप्ताह के अंदर जो है सो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। लुधियाना में किराना की दुकान में गैस लीक, अब तक 11 लोगों की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। मन की बात में बोले पीएम मोदी, मन की बात कार्यक्रम मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत। मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान, कहा मन की बात देश के जन जन की बात। भोपाल में मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आलेख लिखा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी उज्जैन में सुनी मन की बात। हरदा में मंत्री कमल पटेल ने सुनी मन की बात। लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आज, छुट्टी होने के बावजूद जारी है रजिस्ट्रेशन। लाडली बहना योजना के लिए सभी केंद्रों पर कर्मचारियों को सामान्य दिनों की तरह काम करने के निर्देश। देवास में प्लास्टिक के बोरे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग। खरगोन में हैवान बना बेटा, पिता की बेरहमी से की हत्या। जबलपुर में विस्थापितों का आक्रोश, हाईवे पर किया चक्का जाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, टमाटर एक लोकप्रिय सब्जी है, इसलिए पूरे प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। लेकिन इस फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिसकी वजह से टमाटर का उत्पादन कम हो जाता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप इन हानिकारक रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, टमाटर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसल में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है। इसीलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए
सबसे पहले बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लगने वाला दूसरा रोग है पछेती झुलसा रोग। किसान भाइयों, ये रोग फाइटोप्थोरा नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जो कि टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होता है। अधिक नमी और कम तापमान होने पर यह रोग महामारी के रूप में फैलता है। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से फसल को अधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। ये रोग आल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधे के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रनुमा धब्बे बनते हैं, जो लक्ष्य पटल की तरह से दिखाई देते हैं, और वातावरण में अधिक नमी होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खड़ी फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई ना करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राजपुर जिला मंदसौर के राजा राम पाल ने। आपने भेड़ की मरवाड़ी नस्ल के पालन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई कृषि कार्य करने के साथ पशुपालन भी करते हैं, जो कि उनके लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा साधन है। हालांकि अधिकांश किसान गाय, भैंस, भेड़, बकरियों का पालन करते हैं, जिनके पालन से वे अच्छी आय भी कमाते हैं। इस पशुपालन में भेड़ पालन किसानों के लिए एक अच्छी आय का जरिया साबित हो रहा है।
देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भेड़ पालन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि भेड़ पालन में अन्य पशुओं की अपेक्षा लागत कम लगती है और लाभ अधिक मिलता है। इसलिए इसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। आज हम बात करते जा रहे हैं भेड़ की मारवाड़ी नस्ल के बारे में, जो कि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस नस्ल के पालन से किसानों को अच्छी क्वालिटी की ऊन और मांस तो मिलता ही है, इसके अलावा इस नस्ल की भेड़ों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इन्हें सब खूबियों को देखते हुए हमारे राज्य के किसान सर्वाधिक रूप से मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों का पालन करते हैं। किसान भाइयों, जहां तक इस नस्ल की भेड़ों की पहचान के लक्षणों की बात है, तो इस नस्ल की भेड़ों का मुंह काला होता है, गर्दन के बाद का भाग सफेद होता है, कान छोटे और मुड़े होते हैं, इसकी टांगे लंबी होती है लेकिन पूंछ छोटी होती है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन लक्षणों के आधार पर इस नस्ल की भेड़ों की पहचान करके पालन कर सकते हैं। जहां तक इसके आहार प्रबंधन की बात है, तो इसके आहार पर कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर और मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा बबूल, खिजड़ी की लूम, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। किसान भाइयों, भेड़ों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना जरूरी होता है, जिसको किसान अपने स्तर पर दाना या बाट बनाकर भेड़ों को खिला सकते हैं, जिससे इनके आहार पर खर्च कम आएगा। 100 किलोग्राम दाना या बाट बनाने के लिए जरूरी अव्यय इस प्रकार से हैं: मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं या धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ, ग्वार, बाजरा, अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और नमक 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं भेड़ को कौन सा आहार कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। तो इसके लिए भेड़ को प्रतिदिन प्रति पशु सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 1 किलोग्राम, दाना बाट 200 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आपके पास चराई की अच्छी व्यवस्था है तो अपने भेड़ों की चराई करवाएं, जिससे आपको भेड़ों को ज्यादा दाना बाट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इनके आहार पर आने वाले कुल खर्चे में भी कमी आएगी। इस तरह किसान भाइयों, आप इस नस्ल की भेड़ों की देखरेख और उनका प्रबंधन सही तरीके से करते हो तो आपको प्रति भेड़ प्रति वर्ष उनका उत्पादन 1.5 से 2.5 किलोग्राम मिलेगा। इस नस्ल की भेड़ों के उनका उपयोग गलीचा और कारपेट बनाने में काम आती है, जिस कारण किसानों को इसकी ऊन का अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। किसान भाइयों, इस नस्ल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर टोंक में संपर्क कर सकते हैं। इस तरह जो किसान भाई इन सभी खूबियों को देखते हुए भेड़ की मारवाड़ी नस्ल को पालना चाहते हैं, तो आप इस नस्ल की भेड़ का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।